नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी सेकंड लैंग्वेज उसका जो चौथा चैप्टर है, एक प्रश्न चार उत्तर, उसका दूसरा पार्ट आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो अब हम उसका जो दूसरा पार्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से देखें और सुने और पढ़ने का प्रयत्न करें। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है। 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्यक्षेत्रों में हुआ है। उनको भी मैंने घेरा। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो। अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम समझ रखा है। बड़े लोगों का काम को केवल बैठे रहना है। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? आरंभ शुरू तो हम हैं, पर हम में लगन नहीं है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने पीटने झींकने में जितना समय हम बिताते हैं, उतना यदि काम में बिताए तो हम देश की और अपनी काया पलट कर सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। इस पैराग्राफ में लेखक श्री प्रकाश यहाँ पर अपनी एक जो तीसरा जो मित्र है वो एक स्त्री है और वो करीब 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्यार और श्रद्धा से और बड़ी तत्परता से भारत देश की सेवा कर रही है और असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। और इसीलिए इन्हीं कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्यक्षेत्रों में हुआ है। तो लेखक ने उनको भी घेरा, उन्हें भी वही प्रश्न पूछा। तो उस स्त्री मित्र का उत्तर था कि तुम लोग बड़े आलसी हो। अर्थात लेखक का मानना था कि हम लोग बड़े आलसी हो गए हैं। हमने कभी श्रम का महत्व पहचाना ही नहीं और मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम समझ रखा है। यानी आज हम जब देखते हैं चारों ओर, तो कई ऐसे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, जो काम करना नहीं चाहते। मेहनत को, काम को वो एक शर्मजनक काम मानते हैं। वो बड़े-बड़े सपने देखते हैं और फिर बड़े पैसे वाले बनने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आज जो बड़े-बड़े पैसे वाले हैं, वो बड़ी मेहनत, परिश्रम करके ही वो इतनी ऊंचाई पर बैठे हैं और इसीलिए उन्होंने सफलता प्राप्त की है। लेकिन जब हम परिश्रम ही नहीं करेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे, तो हम जब परिश्रम का जो महत्व है वही नहीं समझेंगे, तो हम आगे कैसे आएंगे? हम सफलता कैसे प्राप्त करेंगे? अगर हम उत्साह में कोई काम शुरू कर देते हैं, लेकिन उस काम को करने में हमारा मन नहीं लगता, हमारी उसमें लगन नहीं होती और इसीलिए वो काम अधूरा रह जाता है। और इसी कारण हम अपने रोजगार में
और न अपने गृहस्थ संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। बस हर समय हम इसी में समय बिताते हैं कि भई हमारे पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, बस उसी में हम समय व्यतीत कर देते हैं। या तो फिर हमारे देश में ऐसे कई नौजवान हैं जो सिर्फ़ गप लगाते हैं और बातों में ही समय व्यतीत करते हैं। मेहनत करना वो जानते ही नहीं हैं और इसीलिए लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम इस तरह गप मारने के बदले, बातें करने के बदले अगर हम मेहनत करके, काम करके अगर सफलता प्राप्त करते, तो आज हमारा जो देश है, उसकी काया-पलट हो जाती। इसीलिए लेखक भी ये मानते हैं कि हम लोग जो हैं बड़े आलसी हैं। चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी। वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। मेरे पितामही तुल्य थी। उनको भी मैंने तंग किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर था कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रहना या रखना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका ही नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता और कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए हैं। बड़े-बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। पेशों में इतनी प्रतिद्वंद्विता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। इस पैराग्राफ में लेखक ने चौथे व्यक्ति की बात की है, जो बड़ी वृद्ध स्त्री थी और वो पूरे संसार में बहुत फेमस यानी कि प्रसिद्ध थी और लेखक के जो फैमिली है उनसे उनका बड़ा प्रेम था और लेखक भी उन्हें पिता तुल्य मानते थे। लेखक ने उन्हें भी वही प्रश्न किया जो उन्होंने आगे अपने 3 मित्रों से किया था। तो ये जो चौथी व्यक्ति उस वृद्धा स्त्री थी, उसने ये आंसर दिया कि तुम लोग उदार नहीं हो, यानी तुम में उदारता नहीं है। विस्तार से उन्होंने उदाहरण दे देकर बताया कि भारत में कई लोग ऐसे हैं कि जो दूसरों को अपने आगे बढ़ने नहीं देते, सिर्फ अपने को ही आगे रखना चाहते हैं और इसी कारण जो नवयुवान हैं, उनको अपनी अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं मिलता और कहते हैं कि उन बड़े लोगों के मरने के बाद जो काम है, वो खराब हो जाता है। वास्तव में ये जो वृद्धा की बात थी, वो भी ठीक थी, क्योंकि अंत तक पिता पुत्र को अपने घर का काम भी नहीं बताता। यानी कि पिता जब तक जीता है, तब तक वो अपने बेटे को अपने जो बिज़नेस है
या कोई भी चीज़ है वो अपने बेटे को सिखाता नहीं है। और इसी कारण न सीख पाने के कारण वो जो बिज़नेस है, वो काम है, वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है और इसीलिए हमारा देश आगे बढ़ नहीं पाता। वास्तव में कहते हैं कि ऐसे कई कुटुंब हैं जो इसी वजह से नष्ट हो गए और कई बड़े-बड़े गुणवान व्यक्ति अपनी विद्या को साथ लेकर मर गए और इसीलिए कितने ही ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार हैं, औषधियाँ, ये सब लुप्त हो गए। वो उन्हीं के पास साथ चले गए क्योंकि उन लोगों ने अपनी ये विद्या अपनों से छोटों को सिखाई नहीं। पेशों में इनके धंधों में इतनी हरीफ़ाई हो गई थी कि बड़ा जो है वो छोटे को काम ही नहीं सिखाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विपत्स यानी कि भयानक दिख पड़ती है कि हमारा जो चित्त है, मन है, व्याकुल हो जाता है और कितना ही काम बिगड़ता है और इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को न अनुभव कर अपने काम की एक-एक तफ़सील को समझकर उसमें दत्तचित्त होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। चारों मित्रों ने एक-एक अंश हमारे दोषों को बतलाया है। उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया कि यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। सिर्फ हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय-जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की तीसरी समझते हैं। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं। संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ हैं, सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दें। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते? यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है, किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम यह अनुभव कर सकें कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं, तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव के शिक्षक ही क्यों न हो, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा, उसके एक-एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं। नहीं है, नहीं है। इस पैराग्राफ में लेखक ने ये सार बताया है कि सारांश यही है कि ठीक समय से हम उपयुक्त काम न करके हम अपने काम में गर्व नहीं करते और उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करते। अपने काम की एक-एक तफ़सील को समझकर उसमें एकाग्र होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न करके और दूसरा
उस काम को दूसरों को न सिखाकर हम अपना ही नाश कर रहे हैं। चारों मित्रों ने एक-एक अंश हमारे दोषों का बतलाया है और इन्हीं सब को मिलाकर लेखक ने ये उत्तर पूर्ण कर दिया कि यदि और भी कोई सत्य जानना चाहे तो लेखक कहते हैं कि मैं यही कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों का और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम जनता उनसे कोई लाभ नहीं उठा पा रहे। हम उनके भाषणों को सुनते हैं और उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनकी जय-जयकार पुकारते हैं और उसी में अपने धर्म की इतिश्री समझते हैं, यानी कल्याण समझते हैं। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं हैं। उनके आदेशों के अनुरूप अपने जीवन को संगठित नहीं करते और यही कारण है कि हम वहीं के वहीं रहे हैं। संसार तीव्र गति से चला जा रहा है, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है कि जब हम खुद कुछ करना नहीं चाहते। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं, लेकिन सिर्फ काम करने में है। यदि हम ये अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार से करते हैं, तो हम किसी भी देशभक्ति से कम नहीं है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि कई बड़े-बड़े जो लोग हैं, जो अपना नाम फेमस कर गए हैं, प्रसिद्ध कर गए। यदि हमारा जो कार्य क्षेत्र है, वो एकदम छोटा ही क्यों न हो, पर हम छोटे से छोटे इंसान क्यों न हो, हम चाहे धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर या दुकानदार या किसी गांव का शिक्षक या पहरेदार क्यों न हो, लेकिन हमें अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना है। और जब हम इस प्रकार का काम करेंगे, तो कहते हैं कि हमारे देश के हर एक अंग में जान आ जाएगी और हमारे जो व्यक्तिगत जीवन है, वो संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज अपने आप ही एकजुट हो जाएगा। हमारे देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की ही आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है। यानी जो इंसान अपने काम में गर्व ले, दूसरों को सिखाए और परिश्रम, मेहनत में माने, वैसे ही नवयुवक की हमें ज़रूरत है और तभी हमारा देश उन्नति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। यही इस लेसन का मैसेज है। शॉर्ट में लेखक यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी पूर्वक निभाना है। हमें परिश्रम करना है, मेहनत करनी है और दूसरों को भी आगे लाने की कोशिश करनी है। तभी जाकर हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसके स्वाध्याय को देखने का प्रयत्न करेंगे। इसमें पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ईमानदारी। वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के एक-एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लेखक को किस बात की खपत है? तो लेखक को इस बात की खपत है कि जो भी कोई मित्र उनसे मिलता, तो वो उनसे यही प्रश्न करते हैं कि हमारे देश में इतने बड़े-बड़े महापुरुष होने के बावजूद, इतने बड़े-बड़े आंदोलन होने के बावजूद हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है? दूसरा प्रश्न है, कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई है? तो पिता अपने पुत्र को उसके कारोबार की कोई चीज सिखाता ही नहीं था, इसीलिए कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई है।
हम किसकी जय जयकार करते हैं? तो हम नेताओं का पुतला बनाकर उनकी पूजा करके उनकी जय जयकार करते हैं। सच्चा देशभक्त कौन है? तो जो इंसान अपना कर्तव्य, अपना काम पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करता है, वही सच्चा देशभक्त है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि हमारे देश में किस प्रकार से जागृति आ सकती है? तो इसका आंसर ये है कि जब हमारे देश के लोग अपने कर्तव्य को भली-भांति समझेंगे और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना कार्य करेंगे, तभी हमारे देश में जागृति आ सकती है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें हर एक इंसान को अपने समकक्ष मानना चाहिए। हमें उन्हें भी सहायता करनी चाहिए और जो चीज़ अगर हमें आती हो, तो हमें उनको भी सिखानी चाहिए और तभी मनुष्य समाज एक रूप से संगठित हो सकेगा। तीसरा प्रश्न है, तुम लोगों में उदारता नहीं है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी इस कथन का आशय ये है कि हम लोगों में उदारता नहीं है। हम लोग हमारा जो काम है वो दूसरों को सिखाते नहीं हैं, ताकि वो हमसे आगे न निकल जाए। अगर हमें उदारता होती और हम अगर किसी और को काम सिखाते, तो आज हमारा देश अच्छी उन्नति कर सकता था। निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? तो ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर दिया कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं करते। इसे समझाते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर जब भी कहीं पर नौकरी प्राप्त करने के लिए अगर कोई जाता है, तो वो आवेदन पत्र के अंदर बड़े-बड़े, लंबे-चौड़े वादे कर कर, बड़ी-बड़े शब्दों में वो लिखता है कि वो अपना काम ईमानदारी से करेगा और पूरी निष्ठा से करेगा। लेकिन जब उसे वहाँ पर जॉब मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है, तो वो वहाँ पर षड्यंत्र रचने लगता है और उस काम को खत्म करने का प्रयत्न करता है, जिससे कि वो जो काम है, वो कंपनी का काम वहीं पर रुक जाता है और इसीलिए कंपनी आगे बढ़ती नहीं है। दूसरा प्रश्न है, वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन-किन उदाहरणों से समझाया है? तो इसका आंसर है कि वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अलग-अलग प्रकार के उदाहरण देने का प्रयत्न किया है। उन्होंने दर्जी, नाई, धोबी और साथ में जो ट्रेन में मुसाफिरी करने वाले मुसाफिर और सड़क पर चलने वाले जो राहगीर हैं, उनके एग्जाम्पल दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, किसी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा है। जैसे कि दर्जी को ये विश्वास नहीं है कि जो उसका जो कपड़े सीने जिसने डाले हैं, वो समय पर कपड़े ले जाएगा या नहीं, उसे पैसे मिलेंगे या नहीं। धोबी जो है, उसे भी यही अविश्वास है कि उसको समय पर पैसे मिलेंगे या नहीं, या फिर घर के मालिक को ये विश्वास नहीं कि धोबी समय पर कपड़े देगा या नहीं। तो ट्रेन के अंदर जो मुसाफिरी करने वाले जो मुसाफिर है, उन्हें ये विश्वास नहीं होता कि भाई ट्रेन के अंदर उन्हें जगह मिलेगी या नहीं, या फिर सड़क पर चलने वाले जो राहगीर है,
उनको ये विश्वास नहीं कि वे कहीं कोई पीछे से कोई छाता खोल दे और उन्हें लगेगा या नहीं लगेगा। तो इस प्रकार के उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। एक बड़ी वृद्धा स्त्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? तो वृद्धा ने लेखक के प्रश्न का उत्तर दिया कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। इसको समझाते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर कई लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को जो काम आता है वो अपने छोटों को सिखाते नहीं हैं, ताकि छोटे उनसे आगे न निकल जाए। इसलिए वो कोई भी इंसान अपनों से आगे न निकले, इसके लिए वो अपना काम किसी और को सिखाता नहीं है। वैसे ही जैसे कि पिता जो है अपने पुत्र को अंत तक अपना जो काम है नहीं सिखाता, और ऐसे कई कुटुंब हैं जो नष्टप्राय हो गए हैं। इसीलिए वृद्धा जो कहती है कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। अगर उदारता होती तो लोग दूसरों को काम सिखाते और वही काम वो आगे बढ़ता जाता। लेकिन ये जो उदारता न होने के कारण आज कई ऐसे जो वैज्ञानिक हैं, जो शोधकर्ता है, उन्होंने अपनी जो खोज है वो किसी को सिखाई नहीं, बताई नहीं। इसी कारण हमें उन ज्ञान से वंचित रहना पड़ा। और इस प्रकार वृद्धा स्त्री ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि इसीलिए हमारा जो देश है, भारत देश है, वो उन्नति नहीं कर सका है। देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों? तो हमारे देश को ईमानदार, मेहनती और निष्ठावान नागरिकों की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम पूरी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से अगर हम काम करेंगे तो हमारा देश अपने आप ऑटोमेटिक ही उन्नति के पथ पर चलेगा। अगर हम मेहनत करेंगे, हम परिश्रम करेंगे, तो हमारे परिश्रम से हमारा समाज उन्नति पर पहुंचेगा, और समाज अगर उन्नति पर पहुंचेगा तो हमारा देश भी आपो-आप ही उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। इसीलिए आज हमारे देश को ऐसे ही मेहनती, ईमानदार, परिश्रमी और निष्ठावान नवयुवकों की जरूरत है कि जिससे हमारा देश उन्नति कर सके। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो हम यहाँ तक रखते हैं, और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा जो आइकॉन बटन है उसे सब्सक्राइब करना न भूलें, और दूसरा कि ये जो वीडियो है जल्द से जल्द आपके दूसरे दोस्तों के पास भी पहुंचाने का प्रयत्न करें। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।